माँ, 3 दिन ही बचे हैं छोटे की शादी में और अभी तक दीदी और भैया नहीं आए हैं। सुरेश माँ से बोल ही रहा था, तभी अरे सरिता दीदी आप आ गई। सुरेश खुशी से बोलते हुए उनके पैर छूने लगा और उनका सामान उठाकर अंदर ले गया। सरिता ने मुंह बनाया, अभी तक सुरेश में अकल नहीं आई है। शादी का घर है, जरा ढंग के कपड़े पहन लेता, गंवार का गंवार ही रहेगा। पढ़ लिख लेता तो थोड़ी अकल आ जाती। लग ही नहीं रहा है कि अपने सगे भाई की शादी का काम निपटा रहा है। बिल्कुल नौकर जैसा लग रहा है, जरा भी अकल नहीं है। पढ़ी लिखी प्रोफेसर सरिता ने अपनी माँ से कहा तो वो गुस्सा हो गई। हाँ, तू भी उसका मजाक बना ले। एक तो वो सबके लिए भाग दौड़ कर काम करता है और तू है कि उसको ही दोष दे रही है। तेरे वो पढ़े लिखे दोनों भाई अभी तक तो आए भी नहीं, आकर मिल तो लेते। आखिर बहन इतनी दूर से आई है। तभी सुरेश फिर हाथ में ठंडा शरबत लिए हाजिर हो जाता है। सरिता दीदी ये शरबत पी लो, आप गर्मी में आई हो, मैं आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। और वो गिलास पकड़ाकर दौड़कर चला गया। सरिता की नज़रें अपने से छोटे भाई को ढूंढ रही थी, जिसकी शादी हो रही थी और जो पेशे से डॉक्टर था। थोड़े ही देर बाद राहुल आता है। उसे देखकर सरिता की आंखें चमक जाती है और वो उसे ढेरों आशीर्वाद देती हैं। तुम तो इस खानदान के असली दीपक हो। तुमने तो मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया है। तुम एक दिन बहुत ऊंचे जाओगे। तभी सुरेश फिर से आ जाता है। छोटे तू भी शरबत पी ले, गर्मी लग रही होगी। मंझले भैया, आप बस जीवन भर सबको शरबत ही पिलाते रहना और इसी में आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। और दोनों भाई बहन उस पर हंसने लगे। सुरेश ने कुछ नहीं कहा। वो अपने से छोटे भाई की शादी की तैयारियां में व्यस्त हो रहा था। अभी कितने सारे काम बाकी हैं, सब काम का भार उस पर ही है। सबसे बड़े संजय भैया इंजीनियर हैं, जो सुबह से कमरे में बंद होकर ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें कमरे में ही चाय नाश्ता और खाना पकड़ाने की जिम्मेदारी सुरेश पर ही है। वही उनकी पत्नी माला सुबह पार्लर जाकर आई है और अब मेहंदी लगवा रही है। वो भी सुरेश को दौड़ा रही है। कभी लहंगा प्रेस वाले के यहाँ से लाना है, कभी गजरा लाना है, ताकि वो शाम को महिला संगीत में अच्छे से तैयार हो सके। वैसे मेहंदी की रस्म कल हो गई थी, पर माला आज सुबह ही मायके से वापस आई। कहने को ससुराल शादी में आई थी, पर वो आते ही मायके चली गई। ससुराल के कामकाज से उसे कोई लेना देना नहीं था। सरिता भी कॉलेज में प्रोफेसर है तो उसके यहाँ परीक्षाएं चल रही थी। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। वैसे भी शादियां आजकल 2 दिन की होती है। ये तो पहले का ज़माना था जब बहन बेटियां 15 दिन पहले शादियों में आती थी। रात को संगीत के लिए सब तैयार हो गए। सुरेश ने भी नए कपड़े पहन लिए। अरे सुरेश, मेरी नई चप्पल टूट गई है और अब मैं फंक्शन में कैसे जाऊंगी? तू पहले इसे ठीक करवा कर ले आ। सरिता ने सुरेश को चप्पल देते हुए कहा। अभी रात को मोची कहाँ मिलेगी? ये सुरेश सोच ही रहा था, फिर दिमाग लगाया। वो मोची तो स्टेशन के पटरी के उस पार बनी झोपड़ी में रहता है। कई बार उसे वहीं से आते जाते देखा है। तो वो बाइक लेकर वहीं चला गया और चप्पल ठीक करवा कर ले आया। महिला संगीत में पहुंचा ही था कि राकेश ने कहा, तुझे तेरी भाभी बुला रही है। वो उसके पास दौड़ कर गया तो वो बोली, ये मेरी चचेरी बहन है, इसका बच्चा छोटा है, ये खाना नहीं खा पा रही है। तुम इसके बच्चे को संभाल लो ताकि ये शादी में अच्छे से मज़े कर पाए। सुरेश ने बड़ी देर तक उसे संभाला। तभी वहाँ 2 महिलाएं जो पड़ोसन थी वो मजाक करने लगी। सुरेश, तेरी शादी तो हुई नहीं और बच्चा भी हो गया, और हंसने लगी। सुरेश झेप गया। बेचारा सब भाई बहनों में कम पढ़ा लिखा है और काम धंधा भी खास नहीं करता। भाई बहन के पीछे नौकर बनकर घूमता रहता है। जाने इसकी कब शादी होगी। इससे छोटे भाई की भी कल शादी हो जाएगी।
गोमती भाभी का नालायक बेटा घर पर ही पड़ा रहता है जैसे नौकर हो। उन सभी की बातें गोमती जी आते वक्त सुन लेती है। उन्हें अपने मंझले बेटे पर दया आती है और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बस इसीलिए वो चिंतित रहती है। उसके 4 बच्चे हैं। सुरेश को छोड़कर बाकी सब अच्छे से पढ़ लिख कर कमा रहे हैं। सबकी शादियां भी हो गई है और राहुल की भी हो जाएगी। सबके घर परिवार बस रहे हैं और सुरेश की अभी नौकरी और धंधे का पता भी नहीं है। सुरेश यूं तो घर के सभी काम दौड़कर कर लेता था, पर वो ऐसा काम कोई नहीं करता था जिससे वो कमा सके। सभी भाई बहन उसे टोका करते थे, ताना देते रहते थे। ये गोमती जी को सहन नहीं होता था। वो मन ही मन कुढ़ती रहती थी, सोचती थी इसका ब्याह करवा दे, पर इस बेकार और बेरोजगार की कौन अपनी बेटी देगा। गोमती जी के पति भी यही कहते कहते इस दुनिया से चले गए, पर सुरेश कभी किसी काम धंधे में नहीं लग पाया और गोमती जी घर में ही रहते हैं और वो पति की पेंशन से अपना और सुरेश का पेट पालती है। अब सब भाई बहन को सुरेश अखरने लगा था। वो उसे ताना देते रहते थे कि कब तक बैठकर खाएगा, कब कमाएगा और कब जीवन में कुछ करेगा। सब अपने जीवन में बस गए थे। राहुल भी शादी करके अपनी पत्नी संग शहर चला गया था और गांव के उस बड़े से घर में कोई आना नहीं चाहता था। संजय और सरिता की भी अपनी ही दुनिया थी। सरिता दीदी, इस बार राखी पर गांव आ जाइए, बड़े महीनों से आपसे मिलने का मन कर रहा है। पर सरिता नहीं जाती है, क्योंकि उसे पता था मंझला भाई कुछ कमाता तो है नहीं, तो राखी पर ज़्यादा कुछ पैसे नहीं दे पाएगा और वो दोनों भाइयों के पास चली जाती है जो वहीं शहर में रहते हैं। वो वहाँ अचानक से जाती है, पर देखती है दोनों को घरों में ताला लगा हुआ है। फ़ोन करने पर मालूम हुआ कि दोनों भाई परिवार सहित घूमने गए थे। लंबी छुट्टियां पड़ रही थी तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया। वो जिन भाइयों पर जान देती थी उनकी पढ़ाई का सरिता को भी घमंड था, वही भाई राखी को भूल गए और सुरेश ने 4 दिन पहले ही फ़ोन कर दिया। सरिता तुरंत बस पकड़कर गांव चली गई। आज उसे सुरेश गंवारू नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उसके आगे पीछे हो रहा था। उसने सरिता से राखी बंधवाई और उसे एक कुर्ती दी, जिसे देखकर उसे आश्चर्य हुआ। दीदी, आप ऐसे ही कपड़े पहनते हो? तो आपके लिए शहर गया था तब लाया था। कुर्ती साधारण थी, पर आज सरिता को वो भी बहुत कीमती लग रही थी। आज सुरेश का प्यार और मासूमियत उसे गवार नहीं लग रही थी। आज उसकी बातों और हंसी में उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। गोमती जी भी अपने बेटे के प्रति बेटी का व्यवहार देखकर बहुत खुश हो रही थी और उन्होंने उसके लिए लड़की तलाशने को कहा। तभी खबर आई कि गांव में पंडित जी की अचानक मृत्यु हो गई है, तो वो उनकी बेटी ज्योति अकेली रह गई है। गोमती जी वहां गई। सारे क्रियाक्रम होने के बाद उन्होंने ज्योति को अपने सुरेश के लिए पत्नी चुन लिया। दोनों बेटों को खबर पहुंचा दी, पर वो नहीं आए। फिर मंदिर में ही उनके फेरे करवा दिए। सरिता खुश हो रही थी, आखिर उसके भाई का भी घर बस गया। 2-4 दिन बाद ज्योति ने सुरेश से कहा, हमारी शादी अचानक से हो गई थी, तो मैं आपके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाई। आप काम क्या करते हैं ये सुनकर सुरेश सकपका गया और बोल नहीं पाया। तब गोमती जी ने सारी बातें बताई तो ज्योति को अपने पति के गुणों को सुनकर अच्छा लगा, पर उसने ये भी समझाया कि पति चाहे कितना भी कमा कर लाए, पत्नी को उसमें खुशी होती है। ससुराल वालों की कमाई के पकवानों से पत्नी को पति की कमाई से बनाई गई 2 रोटी भी अच्छी लगती है। उन्हें खाकर वो गर्व महसूस करती है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर सुरेश को महसूस हुआ कि उसे भी अब कमाना चाहिए, तो उसने जगह जगह काम मांगना शुरू किया, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। फिर पत्नी ने सलाह दी और कुछ जेवर और पैसे उसको मिले थे और उसका घर
जहाँ वो अपने पिताजी के साथ रहती थी वो भी खाली पड़ा था, जो आगे पीछे उसका ही था। उसने वहाँ एक राशन की दुकान खोल ली। अब राशन की दुकान चलने लगी और ज्योति भी सुरेश के साथ ही वहाँ काम करने लगी। अब अच्छी कमाई होने लगी। दोनों भाइयों ने सुना तो वो भी गांव आ गए और साथ में सरिता भी आ गई थी। भाई की इतनी खुशहाली देखकर उन्हें भी अचरज हुआ। ज्योति सिर्फ नाम की ही ज्योति नहीं थी, उसके आने से घर में सुख समृद्धि भी आ गई थी। उसने दोनों भाइयों के परिवार का और सरिता का अच्छे से स्वागत किया और खाना बनाया। गोमती जी अपनी बहू की गुणगान करते थक नहीं रही थी। दोनों भाई किसी और काम से भी आए थे। पहले तो उन्हें लगता था कि सुरेश की शादी नहीं होगी तो माँ के जाने के बाद हम घर का आपस में बंटवारा कर लेंगे, पर अब सुरेश का घर भी बस गया था तो उन्हें डर था कि वो घर अब अकेला सुरेश हथिया लेगा, क्योंकि वो वहीं पर रहता है। एक दिन सब बैठे थे तो उन्होंने गोमती जी से कहा, माँ इतना बड़ा घर है और आप 3 लोग ही हो। पहले तो हम सब मिलकर इस घर में रहते थे, पर अब ये बड़ा सा घर खाली पड़ा है, हम इसका बंटवारा कर लेते हैं ताकि सबको अपना हिस्सा मिल जाएगा। सुरेश को तो घर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके ससुर जी उसके लिए घर छोड़ गए हैं, तो ये घर हम दोनों भाइयों में बांट दीजिए। गोमती जी और सरिता जी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें संजय और राहुल से ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। वो सीधे सीधे भाई का हिस्सा हजम कर रहे थे। ये सुनकर सुरेश शांति से बोलता है, ठीक है आप घर का बंटवारा कर दीजिए, पर 2 नहीं 3 हिस्से होंगे। दोनों भाई सकते में आ जाते हैं। आखिर सुरेश ने अपना हिस्सा भी मांग ही लिया। 3 हिस्से क्यों? तुझे तो अपने ससुर जी का घर मिल गया है, पर तेरी भूख खत्म नहीं हो रही है। संजय ने चिल्लाकर कहा, मैं सरिता दीदी की बात कर रहा हूँ, उन्हें भी जायदाद और घर में हिस्सा मिलना चाहिए। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर इतना कानून तो जानता हूँ कि आजकल बेटियों का भी बंटवारा बराबर का हिस्सा होता है। आप मुझे बंटवारे में से 1 रुपया मत दीजिए, पर दीदी को उनके हक का हिस्सा मिलना चाहिए। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर इतना कानून जानता हूँ, आजकल बेटियों को भी बराबर का हिस्सा होता है। आप मुझे बंटवारे में से 1 रुपया मत दीजिए, पर दीदी को उनके हक का हिस्सा मिलना चाहिए और माँ को मैं अपने पास रखूँगा। माँ मेरे हिस्से में ही आएगी। मुझे माँ के बिना रहने की आदत नहीं है। उनका प्यार, उनकी डांट की लत जो पड़ चुकी है। सुरेश के मुंह से ये सब बात सुनकर सरिता की आंखें भर आती हैं। दोनों भाइयों का चेहरा लटक जाता है। उसके पास एक शब्द कहने को नहीं होता है। वो जिस भाई का हक छीन रहे थे, वो भाई तो खुद अपना हक बहन को देने को तैयार है। संजय भी रुंधते गले से बोला, सुरेश तू तो मुझसे भी बड़ा ज्ञानी निकला। मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई पर घमंड था, पर मुझ में लालच आ गया। पर तू तो सबको प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ा रहा है। जीवन में किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा जरूरी है, और तू तो इसमें माहिर निकला। हम जायदाद को लेकर लड़ रहे हैं, हमने माँ का जरा भी ख्याल नहीं किया, बस अपनी ही सोचते रहे। तभी राहुल भी आंसू बहाते हुए बोला, मैंने कभी आपका सम्मान नहीं किया। आप मुझसे बड़े हैं, पर आप पढ़ लिख नहीं पाए तो मैं भी आपको गंवार समझता रहा। डॉक्टर हूँ, इतना कमाता हूँ, फिर भी लालच आ गया। आपका हक भी मारने चला था। मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके पास तो कुछ भी नहीं है और ये घर भी हम आपसे छीनने चले थे। दोनों भाई सुरेश के गले लगकर रोने लगे। सरिता के भी आंसू बहते जा रहे थे। भाई मुझे भी माफ़ कर दे। मैंने हमेशा तीनों भाइयों के बीच भेदभाव किया है। मैंने इनकी पढ़ाई और पैसे की कदर की, पर तेरे प्यार और अपनेपन की हमेशा हंसी उड़ाई। पर तू तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तू तो सबका दिल पढ़ लेता है, भावनाएं पढ़ लेता है, माँ की ममता को पढ़ लेता है। तुझमें तो पिताजी के सारे गुण हैं। आज तूने अपनेपन से पूरे परिवार को एक कर दिया है।
इस घर में तू ही रहेगा। हमें किसी को कुछ नहीं चाहिए। हम सब तेरा प्यार और अपनापन पाने के लिए यहाँ इस घर में आते रहेंगे। दोनों भाइयों ने भी हामी भरी। गोमती जी अपने बिखरते परिवार को फिर से एक देखकर बहुत खुश थी। पाठकों, आपने चाहे कितनी भी उच्च शिक्षा क्यों ना हासिल कर लो, पर आप अपने से कम पढ़े लिखे को गंवार बताओ, उसकी हंसी उड़ाओ, तो ये गलत व्यवहार है। भाई बहनों में सिर्फ प्यार होना चाहिए, पढ़ाई और पैसों का घमंड नहीं। आज सुरेश ने ये साबित कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।